नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता से। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर विस्फोटक मोड़ खड़ा हो गया है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपने चपेट में लेती नजर आ रही है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो रहे हैं जहां अमेरिका फिलहाल इसको लेकर कई तरह से चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है और दोनों पक्षों की तरफ से खुली चेतावनी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि अमेरिका ने खाड़ी देश में जो चेतावनी दी है उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। खासकर ओमान को लेकर वॉशिंगटन का रुख बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। दरअसल ओमान पर ईरान के साथ बढ़ती नजदीकियों के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल की सप्लाई होती है। अगर यहां टकराव बढ़ा तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर उसका असर दिखाई देगा। तेल की कीमतों को लेकर ग्लोबल ट्रेड तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अमेरिका साफ संकेत दे चुका है कि अगर उसके हितों या सहयोगियों को खतरा हुआ तो सैन्य कार्रवाई से वो पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ ईरान लगातार आक्रामक बयान दे रहा है और खाड़ी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। आज इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी और जानेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इसी पर बहस करेंगे कि आखिर किस चीज को लेकर, किस समझौते पर आखिर ये दोनों देश जो है समन्वय बनाएंगे और आखिर क्या कुछ चीजें जो है अब आने वाले समय में सामने आ सकती है, क्योंकि चेतावनी का दौर भी जारी है और हमले का दौर आगे जारी हो सकता है। ऐसे में जानेंगे कि ट्रंप की 15 देशों पर हमले की धमकी जो है वो किस तरह से आगे रुख लाएगी। चलिए बात करेंगे ट्रंप के 15 देशों पर हमले को लेकर, जहां आपको बता दें कि सारे वो देश है जहां पर हमले वाले देश और धमकी वाले देश, जहां ट्रंप ने बात करें कनाडा की, ग्रीनलैंड की, क्यूबा की, मेक्सिको की, कोलंबिया, पनामा, वेनेजुएला, ये सब जो है हमले वाले देश है। जहां पर साथ ही धमकियों की बात करें तो नाइजीरिया, ईरान, ओमान, सीरिया, यमन, इराक, सोमालिया, इन सभी को अमेरिका की तरफ से धमकियां दी गई हैं। तो ये तमाम देश जहां धमकियों का दौर जो है वो ईरान की तरफ से उनके जारी है। ऐसे में हमले जो है इन पर किए जा चुके हैं। साथ ही धमकी वाले देश, जहां ओमान को फिलहाल अभी चेतावनी जारी कर दी गई थी कि अगर किसी भी तरह से उल्लंघन होता है नियमों का तो ओमान पर भी आगे सैन्य कार्रवाई होगी और ट्रंप ओमान को उड़ा देंगे। तो तमाम धमकियों का दौर जो है शुरुआत से ही जारी है। ऐसे में ईरान, ओमान, नाइजीरिया, सीरिया, यमन, इराक और सोमालिया भी शामिल है। बात करें हमले वाले देशों की तो इससे पहले भी ईरान पर कई बार हमले कर चुके हैं। हालांकि वेनेजुएला, पनामा, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, कनाडा, ग्रीनलैंड, इन सब पर भी हमले की तैयारी हो सकती है। ऐसे में फिलहाल ट्रंप की 15 देशों पर हमले की धमकी जो है वो सामने आ रही है। चलिए देश जिस अमेरिका ने हमला किया है उसको भी समझेंगे, आखिर उन देशों पर जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। बात करें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे आखिर किन देशों को लेकर जो है अमेरिका का यह हमले वाला रुख देखने को मिला है। 7 देश की बात करेंगे जिन पर अमेरिका ने हमला किया है। बात करें ईरान की, हमेशा से ही काफी समय से जो है वो अमेरिका का टारगेट रहा है। बात करें इराक की, सीरिया की, यमन की, सोमालिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला, ये सब जो है काफी समय से अमेरिका के टारगेट पर है और अमेरिका ने इन पर हमले भी किए हैं। ऐसे में ईरान जो है काफी ज्यादा, आप देख सकते हैं सारे रेड जोन जो बने हुए दिख रहे हैं, ये सारे वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने हमले किए हैं और ईरान सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फिलहाल प्रभाव जो है उस ईरान पर देखने को मिलता है। और इन बाकी सारे देशों में भी अमेरिका के हमले देखे गए हैं और काफी समय पहले से ही ये हमले का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में इसी को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अमेरिका की रणनीति आगे क्या हो सकती है और ये सभी देश जिन पर हमले की धमकी दी गई है और साथ ही इनसे सभी देश, 7 देश जो आप देख रहे हैं, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, इन सब पर जो है अमेरिका द्वारा हमला किया गया है। इसमें देखना यह होगा कि आगे अमेरिका की रणनीति क्या कुछ रहती है। चलिए इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और अपने खास मेहमानों से जानेंगे कि आगे ये जो स्थिति बनती जा रही है मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण, उसका आगे क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। और जिस तरह से चेतावनी का दौर जो ये जारी कर दिया गया है अमेरिका द्वारा हर देश को, जो है इन 7-8 देशों को आपने देखा अभी किस तरह से 8 देशों को अमेरिका द्वारा चेतावनी दी जा रही है, धमकियां दी जा रही है कि अगर किसी भी तरह से किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो क्या कुछ चीजें सामने आएंगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, लगातार धमकियों का दौर जो है वो जारी है अमेरिका की तरफ से। 7 से 8 देशों को धमकियां दी जा रही है, 7 देशों पर हमले की तैयारी जो है हमेशा से रहती है और हमले किए भी जा रहे हैं। किस तरह से अमेरिका की रणनीति को आप देख रहे हैं इस समय? देखिए, सेकंड टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए थे
तो उन्होंने ये कहा था कि दो शब्द हैं दुनिया में जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। एक तो है प्यार और दूसरा है फेथ, यानी कि विश्वास। उन्होंने कहा और भी दो शब्द हैं जो ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और एक है टैरिफ और दूसरा है सैंक्शंस, जो उन्होंने किया भी। और अब उन्होंने उसमें तीन शब्द और जोड़ दिए हैं, जिसमें पहला है आक्रमण, दूसरा है विलय, और जो तीसरा है वो है धमकी, यानी कि आक्रमण, विलय और धमकी। अब अगर आप गौर से देखें तो 15 ऐसे देश हैं जिन्हें ये धमकी दे रहे हैं, 4 ऐसे देश हैं जिन्हें ये अपने में मिलाना चाहते हैं, और 7 ऐसे देश हैं जिन पे इन्होंने आक्रमण किया है, फुल फ्लैज या इन बिटवीन। तो ये ट्रंप की एक पॉलिसी रही है कि पहले धमकाओ, फिर उसके बाद में एक उनके साथ में डील करो। मैं सबसे पहले उन देशों का जिक्र करता हूं जिन्हें ये अपने में मिलाना चाहते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व ही खत्म करना चाहते हैं, और एक का तो करीब करीब कर भी दिया है, और वो है वेनेजुला। वो ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि वेनेजुला का वर्किंग प्रेसिडेंट मैं हूं, और वेनेजुला का जितना भी तेल है, और वो स्पेशल ऑयल है जी, जो क्रूड ऑयल है वो है जो एयरक्राफ्ट के इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। बोले इस पूरे तेल का मालिक मैं हूं, इसका फायदा वेनेजुला को होगा, लेकिन इसको बेचा जाएगा डॉलर में और किसी मुद्रा में नहीं, यानी कि अपने डॉलर को ताकतवर बनाने के लिए वेनेजुला को करीब करीब वो अपने में मिलाना चाहते हैं। ऐसे ही ग्रीनलैंड, अब वो ग्रीनलैंड में कहते हैं कि या तो मेरे में मिल जाओ, और इसलिए मिल जाओ कि अगर नहीं मिलते हैं तो डेनमार्क इस बात को समझ ले कि रशिया और चाइना उनको उन पर अटैक करेंगे, क्योंकि आर्कटिक के अंदर एक नया रूट खुलने के चांसेस बन रहे हैं बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। तो तीसरा एक और देश है जिसे वो अपने में मिलाना चाहते हैं, और वो है कनाडा। और कारण है इकोनॉमी, या उसका एक बड़ा कारण डिफेंस भी है कि कनाडा नेटो का मेंबर है। कनाडा अपनी सुरक्षा के ऊपर उतना खर्च नहीं करता जितना मैं करता हूं उसके लिए, लिहाजा उसे मेरे से मिल जाना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि उसकी जो इकोनॉमी है उसे मैं ही सब्सिडाइज कर रहा हूँ, लिहाजा व्हाई नॉट टू आस्क कनाडा टू जॉइन अमेरिका। तो इस तरह से तो ये देशों को अपने में मिलाना चाहते हैं। अब इन्होंने कुछ ना कुछ बहाना निकाल के बहुत सारे देशों के ऊपर अटैक किया है। उनमें से आप सभी जानते हैं ईरान के ऊपर उसने अटैक किया, जो आज की तारीख में भी चल रहा है। इराक के ऊपर केमिकल वेपन्स के लिए अटैक किया। अच्छा, नाइजीरिया और सोमालिया, अब ये दो ऐसे देश हैं, इनमें इसी बात के लिए अटैक किया कि वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, आप क्रिश्चियंस की सिक्योरिटी पूरी नहीं दे पा रहे हैं, वहां पे विरोधी ग्रुप क्रिश्चियंस को अटैक कर रहे हैं, लिहाजा इन्होंने नाइजीरिया और सोमालिया पर भी अटैक किया। सीरिया में बशर अल असद का रेजाइम था, लेकिन उसके ऊपर इसलिए अटैक किया कि ये डाउट था कि कहीं वो केमिकल वेपन्स तो उसने अपने यहाँ स्टोर नहीं कर रखे हैं। यमन में, अब यमन में जो हुतीस थे उन्होंने लाल सागर में एक्शन लिया था, लिहाजा इन्होंने यमन में भी हुती के खिलाफ भी और यमन के खिलाफ भी अटैक किया। ऐसे इन्होंने वेनेजुला में भी अटैक किया। तो 5-6 देश ऐसे हो गए जिनके ऊपर इन्होंने बाकायदा अटैक किया। और अब धमकी देने वाले देशों का तो पूछिए ही मत, उनकी तो संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब उसमें ईरान है, इराक है, नाइजीरिया है, सोमालिया है, सीरिया है, वेनेजुला है, यमन है, कनाडा है, कोलंबिया है, क्यूबा है, ग्रीनलैंड है, मेक्सिको है, पनामा है। यानी कि अमेरिका की पोजीशन ऐसी हो गई है कि वो ये सूंघते सूंघते स्मेल करते हुए फिरते हैं कि किन दो देशों में कोई खटपट है, और जब उनमें खटपट होती है तब ये जाके उन्हें समझाते हैं, और इनके समझाने के बाद उनमें लड़ाई शुरू होती है, और जब लड़ाई शुरू होती है तो गोली चलती है, और जब गोली चलती है तो उन्हें हथियार की जरूरत पड़ती है, और फिर हथियार देने के लिए अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन आगे आता है। और ये सिलसिला आज से नहीं, जब से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर बना है तब से ये सिलसिला चल रहा है।
यानी कि जो अमेरिका की डीप स्टेट है या जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो चलता ही इस बात के ऊपर है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहे। लिहाजा परोक्ष या अपरोक्ष ये अमेरिका ही है जिसने पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। क्यों? बस इसीलिए ताकि दुनिया में युद्ध कहीं खत्म ना हो। आने वाले समय में या कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें युद्ध का जन्मदाता अमेरिका को ही माना जाएगा और आवश्यकता है कि ये ऑर्डर चेंज होना चाहिए। ठीक है। टीपी त्यागी जी, लगातार जिस तरह से आपने बताया कि अमेरिका की रणनीति हमेशा युद्ध की रही है और ऐसे में ये दौर जो है धमकियों का बढ़ता जा रहा है और हमलों का भी बढ़ता रहेगा आने वाले समय में। तो ऐसे में पहले जो है लगातार अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका जो है दबता हुआ दिखाई दे रहा है, बैकफुट पर आ गया है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय से जो है ये फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका खेल रहा है और लगातार आक्रामक स्वभाव जो है अमेरिका का देखने को मिला है। तो आगे आने वाले समय में ये क्या कुछ चीजें जो है वो रुख ले सकती हैं? देखिए, आगे आने वाले समय में इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज में जो ईरान ने एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी कि PGSA का गठन किया है। यानी जो भी कोई जहाज या कोई टैंकर या मालवाहक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। करीब 40 ऐसे बिंदु हैं जिस पे उसे जवाब देना होगा, कौन सा सामान ले जा रहा है, कहाँ से लाया है, कहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं, उसे एक टोल टैक्स भी देना होगा। और इस पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी में उसने ओमान को भी शामिल किया है। और अब अमेरिका ने ये कह दिया है ओमान को, क्योंकि ओमान एक मिलिट्री बेस है अमेरिका का ओमान में, तो अमेरिका ने ओमान को कह दिया है कि आप इस PGSA में शामिल नहीं होंगे और अगर आप शामिल होते हैं तो यकीन कीजिए कि हमारे बम तुम्हें उड़ा देंगे। यानी कि सीधे सीधे एक युद्ध की धमकी उन्होंने ओमान को दे दी है। अब यही चीज है जो आगे चलने वाली है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी डिमांड है, ईरान की भी है, अमेरिका की भी है, लेकिन मेन पॉइंट जो है इस समय जिससे पूरी दुनिया अफेक्टेड है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अब अमेरिका ने थोड़ा सा हॉस्टाइल और थोड़ा आक्रामक रूप धारण करना शुरू कर दिया है। हालांकि सीज फायर चल रहा है, लेकिन सीज फायर के दौरान ही उन्होंने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर 4 ड्रोन को मार दिया और 5वां ड्रोन जब वहां से चलने वाला था तो उन्होंने उनके ग्राउंड कंट्रोल ड्रोन स्टेशन को ही तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान के एक मिसाइल लॉन्च साइट को भी तबाह कर दिया। उन्होंने ईरान की एक बोट जो माइन ले करने के लिए जा रही थी, यानी कि माइन ले उसने की नहीं थी। जैसे हिंदुस्तान की इंडियन पिनल कोड में एक क्लॉज है कि अगर आप डकैती डालते हैं तो यकीनन आपके खिलाफ मुकदमा होगा, पकड़े जाएंगे। अगर आप डकैती की योजना भी बना रहे हैं तो भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के ऊपर एक्शन लिया कि संभावना है कि ये बोट जाके माइन को लेकर लिहाजा उस बोट को भी नष्ट कर दिया। तो यहाँ से पता लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ शिफ्ट। अमेरिका जो अब तक ऐसा लग रहा था कि ही इज एब्जॉर्बिंग द थिंग, और अब ऐसा लग रहा है कि ही इज नाउ रीडायरेक्टिंग इट ऑन ईरान। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि अमेरिका की रेजिलियंस ईरान के ज्यादा है। आपके पास वापस आऊंगी, आप बनी रही हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, जो ईरान ने अमेरिका जेट गिराने का दावा किया है। ऐसे में बुशहर में अमेरिकी विमान को गिराया गया है। ईरानी मीडिया का यह बड़ा दावा, जहां बुशहर और हर्मुज में धमाकों की आवाजें आ रही हैं। तस्नीम और फार्स न्यूज ने इंटरसेप्शन की खबर दी है। अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज किया है। कोई अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया, सेटकॉम की तरफ से ये कहा गया है। चलिए ठीक है, लगातार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी इस वक्त मौजूद है।
देखिए टीपी त्यागी जी, लगातार अभी दोनों देशों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये पूरा तनावपूर्ण स्थिति का जो कहें तो एपिसेंटर जो है वो हॉर्मुज बना हुआ है। तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका की पकड़ मजबूत होती है तो ये बाकी देशों पर जो हमले किए जा रहे हैं, बाकी देशों पर जो ये दावे किए जा रहे हैं, वो थोड़े कम हो सकते हैं किसी हद तक? यकीनन यकीनन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो एक 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 बड़ी राहत मिल जाएगी, दुनिया को एक राहत मिल जाएगी और दूसरे देशों के ऊपर अटैक भी कम हो जाएंगे। अब जो ये बुशर वाली बात आई है कि बुशर में दरअसल ईरान का जो बुशर में एक न्यूक्लियर प्लांट है और वो अकेला न्यूक्लियर प्लांट है जो ऑपरेटिव है और वो रशिया के द्वारा संचालित किया जा रहा है और वो बड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर उस बुशर के न्यूक्लियर प्लांट पे कोई अटैक हो जाता है तो फिर वहां से रेडिएशन फैल सकता है और वो जो बुशर प्लांट है वो पर्शियन गल्फ के किनारे है, यानी कि रेडिएशन पर्शियन गल्फ के पानी में आ सकता है और जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं वो कंट्रीज अपने ड्रिंकिंग पानी के लिए उसी पर्शियन गल्फ के पानी को डिसैलिनेट करके पीती हैं, यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट के थ्रू। ठीक ये है, तो बड़ी भारी माफी चाहूंगी टीपी त्यागी जी, समय का अभाव है थोड़ा, इसमें देखना ये होगा कि फिलहाल आगे क्या कुछ स्थितियां बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां व्हाइट हाउस ने लॉन्च की एलियन